हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है पुष्पा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी से भरा ट्रक बहुत तेजी से चला रहा होता है क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। कुछ दूर आगे जाके पुष्पा ट्रक को रोक देता है। उसके बाद पुष्पा पुलिस वालों की पिटाई करता है और साथ के साथ उन्हें 10,000 रुपये रिश्वत ऑफर करता है। इस पे पुलिस वाला पुष्पा को मारने लगता है। उधर पुष्पा रकम को बढ़ाते चला जाता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट में जाके 1 लाख रुपए ऑफर करता है। अब पुलिस पुष्पा को पकड़कर जीप में बैठा देती है। पुष्पा बोलता है, तुम लोगों को क्या लगा मैं तुम सबको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ? अरे नहीं, मैं तो एक आदमी का 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। पुष्पा सबको पैसा देता है और फिर पुलिस वहां से चली जाती है। अब कहानी 1 साल पीछे फ्लैशबैक में आ जाती है, जहां दिखाते हैं पुष्पा एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तभी टी ब्रेक में पुष्पा एक चेयर पर आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी वहां फैक्ट्री का मालिक आ जाता है, जो पुष्पा को ऐसा बैठा देखकर गुस्सा करता है और मैनेजर से पूछता है, कौन है ये जो मालिक की तरह आराम से चेयर पर बैठकर चाय पी रहा है। अब मैनेजर पुष्पा के पास आता है और बोलता है कि मालिक गुस्सा हो रहा है तेरी ऐसी हरकत देखकर, थोड़ी तो उनकी इज्जत कर। इस पे पुष्पा बोलता है कि मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं, इज्जत देने के नहीं। अब मैनेजर बोलता है, यहाँ काम करना है तो तमीज से रहना होगा। फिर पुष्पा बोलता है, ठीक है मैं काम छोड़ रहा हूँ। पुष्पा के ऐसे बोलने पर मैनेजर पुष्पा को आज की मजदूरी के पैसा देता है, जिसमें से आधे पैसे पुष्पा मैनेजर को देता हुआ बोलता है कि ये पैसे मालिक को दे देना और बोलना कि इन पैसों से इज्जत खरीद ले। पुष्पा वहां से चला जाता है। तभी ये सब मालिक का नौकर केशव देख रहा होता है और उसको पुष्पा की बात सही लगती है, तो वो भी काम छोड़ देता है और पुष्पा के पीछे चला जाता है। अगले दिन पुष्पा सो रहा होता है। तभी बाहर एक आदमी पुष्पा की माँ को खरी खोटी सुना रहा होता है, क्योंकि पुष्पा की माँ ने उससे कुछ पैसों का कर्जा लिया होता है और वो आदमी वही पैसे मांग रहा होता है। फिर अगले दिन पुष्पा उस आदमी का सारा कर्जा चुका देता है और इस पे वो आदमी पुष्पा से बोलता है कि ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया है। पर पुष्पा बोलता है, तेरा हिसाब तो क्लियर हो गया है, पर मेरे हिसाब का क्या? वो आदमी बोलता है कि तेरा कौन सा हिसाब है? अब पुष्पा बोलता है, जब हमने कर्जा लिया था तो पूरे गांव में हमारी बुराई की थी और आज जब कर्जा चुका दिया है तो अब जाके पूरे गांव में तारीफ कर। फिर वो आदमी ऐसा करने से मना करता है तो पुष्पा उस आदमी को मारता है। तो वो आदमी सबके घर जाकर पुष्पा की तारीफ करता है कि पुष्पा ने मेरा कर्जा चुका दिया है। अब दिखाते हैं कि पुष्पा एक जगह बैठ के चाय पी रहा होता है और केशव से पूछता है कि 100 वाले काम में और 1000 वाले काम में क्या फर्क है। तो केशव बोलता है, 100 वाले काम में कायदे में रहेगा और 1000 वाले काम में फायदे में तो रहेगा, पर पुलिस कभी भी आके पकड़ लेगी। ये बात सुनकर पुष्पा 1000 वाले काम की ओर चल पड़ता है। अब दिखाते हैं पुष्पा और बाकी सब लोग जंगल में कहीं अंदर जा रहे होते हैं। उसके बाद वो सब लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और सभी लोग डर से भागने लगते हैं। तभी पुष्पा बोलता है कि तुम सब मजदूर के नाम पे धब्बा हो, सुबह से इतनी मेहनत की है और पुलिस के नाम से तुम सब लोग भाग रहे हो। रुको, मेरे पास एक प्लान है। और फिर सब लोग रुक जाते हैं। अब पुलिस जंगल में उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर वो सब मजदूर काम कर रहे होते हैं। फिर डीएसपी गोविंद आता है, जिससे सारे लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले डरते हैं, क्योंकि ये सब करना गोविंद के होते हुए नामुमकिन होता है। अब एक पुलिस वाला बोलता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि हम सब यहाँ बकरी चराने आए हैं। तो पुलिस वाला बोलता है कि बकरी कहाँ है? उधर पुष्पा कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा होता है और ये देखकर गोविंद बोलता है कि अगर तुम सब बकरी चराने आए हो तो कुल्हाड़ी का क्या काम है? इस पे पुष्पा बोलता है, ये कुल्हाड़ी जब ही काम आएगी जब कोई शेर बकरी का शिकार करने आएगा। तो एक पुलिस वाला पुष्पा से बोलता है कि तुझे पता है किससे बात कर रहा है? इज्जत से बात कर, समझा? अब पुष्पा बोलता है कि इज्जत करते हैं तभी तो तुम सबके आने से पहले सारी लकड़ियां हमने छुपा दी है, नहीं तो तुम लोगों के सामने से लेकर जाते तब तुम लोगों की इज्जत किस बात की रह जाती। पुष्पा की ये सारी बात सुनकर गोविंद को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक निकाल के पुष्पा के सिर पर लगा देता है। पुष्पा बोलता है कि क्या हुआ सर, आप एक टाइम पे एक गोली चलाओगे और मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी, किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, सर ये इलाका इनका है, अभी यहाँ से चलते हैं, इन सबको बाद में देख लेंगे। अब सारे पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं पुष्पा ने उन सारी लाल चंदन की लकड़ियों को पेड़ की डाल में छुपा रखा होता है। अब सारी लकड़ियां लेकर सब लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे उन सब मजदूरों का हिसाब हो रहा होता है।
तभी वहां पुलिस आ जाती है। फिर गोविंद बोलता है, क्या बोला था, 60 कुल्हाड़ी हैं तेरे पास, ये देख यहाँ पूरी पुलिस की फोर्स आई है, एक कुल्हाड़ी पे 8 गोली है, अब हिसाब बराबर है, आज सब मरेंगे। ये बात सुन के पुष्पा एक पत्थर उठाकर मारता है और ये सब लोग भी पुलिस को पत्थर मारते हैं। फिर पुलिस वाले फायरिंग करते हैं जिससे सब लोग भागने लगते हैं, पर पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी से भरा ट्रक लेकर जाता है और पुलिस पुष्पा के पीछे लग जाती है। पर पुलिस के पकड़ने से पहले पुष्पा ट्रक को कहीं छुपा देता है और उसके बाद पुलिस को सरेंडर कर देता है। अब पुलिस वाले पुष्पा को पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन में पुष्पा की बहुत पिटाई करते हैं। फिर गोविंद पुष्पा से पूछता है कि माल कहाँ है, पर पुष्पा बोलता है कि मैं बता दूंगा तो मालिक मारेगा। फिर गोविंद बोलता है, कौन है मालिक? इस पे पुष्पा बोलता है कि मेरा मालिक मैं खुद हूँ। फिर पुलिस वाले पुष्पा की ओर पिटाई करते हैं पर वो कुछ नहीं बोलता है। तभी एक दूसरा पुलिस वाला आता है और वो पुष्पा से उसका नाम पूछता है केस करने के लिए। पुष्पा पर नाम बता देता है, पर जब वो पुष्पा से उसके पिता का नाम पूछता है तो पुष्पा कुछ नहीं बोलता है और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पुष्पा की मां पुष्पा का नाम स्कूल में लिखवाने जाती है। और जैसे ही टीचर पुष्पा से उसके पिता का नाम पूछता है तो पुष्पा पिता का नाम बता देता है, पर जब ही वहां मोहन पुष्पा का सौतेला भाई आता है और फिर मोहन स्कूल के रजिस्टर फाड़ देता है और बोलता है, ये मेरे पिता की बीवी नहीं है, ये एक रखेल है और इसका लड़का भी नाजायज औलाद है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। फिर दिखाते हैं पुलिस वाले पुष्पा को खाना खिलाने के लिए बाहर किसी होटल में लेके आते हैं। तभी उन लोगों की एंट्री होती है जिसके लिए पुष्पा लाल चंदन लकड़ी की तस्करी करता है और ये दोनों कोंडा रेड्डी के भाई होते हैं। कोंडा रेड्डी के 3 भाई होते हैं। 3rd नंबर का जोली रेड्डी जो एक लड़कीबाज होता है, फिर 2nd नंबर का जाकर रेड्डी जो लाल चंदन लकड़ी का पूरा हिसाब किताब रखता है, मतलब कि ये सारा बिजनेस संभालता है। फिर आता है कोंडा रेड्डी जिसका एक हाथ लड़ाई में चला जाता है और ये अपने उन दोनों भाइयों में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कोंडा रेड्डी के दोनों भाई होटल में पुष्पा के पास जाते हैं और जक्का रेड्डी पुष्पा से बोलता है, पुलिस ने बहुत मारा फिर भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। इस पे पुष्पा बोलता है, इन पुलिस वालों को बताकर मेरा क्या फायदा, मुझे फायदा तो जब हो जब आप लोग पूछो। और फिर पुष्पा जक्का रेड्डी से 5 लाख रुपए मांगता है और साथ में अपनी बेल करवाने को बोलता है। अब पुष्पा एक वैन में बैठकर कोंडा रेड्डी के दोनों भाइयों के साथ उस जगह पे जाता है जहाँ पे पुष्पा ने ट्रक को छुपाया होता है, पर उस जगह पे कुछ नहीं होता है, बस एक कुआं होता है जिसमें पुष्पा ने ट्रक नीचे गिरा दिया होता है। फिर जक्का रेड्डी अपने आदमियों से सारी लकड़ियां निकलवा देता है और पुष्पा को 5 लाख रुपए देता है। अब जैसे ही पुष्पा वापस घर जाने के लिए वैन में बैठने जा रहा होता है, जोली रेड्डी उसको मना कर देता है और साथ में 20 रुपए देता है और बोलता है कि ऑटो में बैठ कर आ, इसमें तेरी बैठने की औकात नहीं है। अब फिर पुष्पा केशव से बोलता है, ये वैन कितने की आती है? तो केशव बोलता है 5 लाख। तो पुष्पा बोलता है, जाकर एक लाल कलर की वैन लेकर आ। केशव बोलता है, भाई बहुत महंगी गाड़ी है। पुष्पा बोलता है, जब एक पैसा नहीं था तो गाड़ी में आए थे और जब हाथ में पैसा है तो पैदल जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, और मैं यहाँ गाड़ी में आया था और गाड़ी में ही जाऊंगा, इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। फिर केशव लाल कलर की वैन खरीद कर लाता है जिसमें पुष्पा अपनी माँ को बिठाकर अपने बाप के पहली बीवी मोहन के घर के पास गाड़ी से गोल गोल चक्कर लगाता है। अब पुष्पा अपनी गाड़ी में बैठकर कोंडा रेड्डी के घर आता है। पुष्पा को जक्का रेड्डी ने बुलाया होता है। फिर पुष्पा अंदर जाता है, वहां पहले से बहुत से लोग थे और सब लोग बैठे होते हैं, पर पुष्पा नहीं बैठता है और बोलता है, अभी कोंडा रेड्डी आएगा फिर से खड़ा होना पड़ेगा, उसको इतनी इज्जत किस बात की देनी है। तभी कोंडा रेड्डी आता है और सब लोग खड़े हो जाते हैं। फिर कोंडा रेड्डी अपने 2 लोगों को मारता है क्योंकि उन दोनों ने 5 करोड़ का माल पुलिस को पकड़वा दिया होता है। फिर और लोग बोलते हैं, हम कहीं से भी जाते हैं तो गोविंद हमको पकड़ लेता है, हम क्या करें भाई। तभी पुष्पा बोलता है, जब तुम्हारे बस की नहीं है तो सीधा बोलो, गोविंद को क्यों इतना चढ़ा रहे हो, ये बोलो कर नहीं पा रहे हो। फिर कोंडा बोलता है, कौन है ये? तभी जक्का बोलता है, ये पुष्पा है, इसी को हमने बेल पे छुड़वाया था। तभी कोंडा रेड्डी बोलता है कि हमारे माल को बताने के लिए हमसे ही 5 लाख रुपए लिए। इस पे पुष्पा बोलता है कि वो 5 लाख रुपए बताने के लिए नहीं, आपके भाइयों को पुलिस से बचाने के लिए थे। फिर जोली रेड्डी बोलता है, पुलिस के खोखले डंडे खाने में बड़ी बात नहीं है, अगर माल को उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। फिर पुष्पा बोलता है, माल को निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए, मेरे पास एक आइडिया है, अगर कोंडा भाई बोले तो मैं बताऊं। इस पर जोली बोलता है कि तू बताएगा हमको कि माल कैसे पार करवाना है, और फिर सब लोग हंसते हैं
और जोली बोलता है कि बता तू कैसे पार करवाएगा। तो पुष्पा बोलता है कि अचार बांट रहा हूँ क्या, जो पूरे गांव में बांटूं। फिर कोंडा सब लोगों को बाहर भेज देता है और पुष्पा कोंडा को आइडिया बताता है, जिससे सुनकर कोंडा बहुत खुश हो जाता है और वो वैसे ही करता है जैसे पुष्पा बोलता है। इससे पुष्पा बोलता है सारा काम मैं अकेला संभाल लूंगा, पर मुझे कितना मिलेगा। तो जक्कर रेड्डी बोलता है रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख मिलेगा। और फिर पुष्पा सोच के बोलता है कि मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, मुझे माल में 4% चाहिए। फिर कोंडा रेड्डी बोलता है 4% लेकर अपना नुकसान क्यों कर रहा है, पर पुष्पा बोलता है कि भाई मुझे 4% ही चाहिए। अब पुष्पा वहां से निकल जाता है और फिर केशव बोलता है पुष्पा भाई आपने अपना 1 लाख का नुकसान क्यों करवा लिया। इस पे पुष्पा बोलता है कि अगर मैं 5 लाख लेता तो उसका नौकर बनकर रहता, पर 4% लेकर मैं पार्टनर बन गया हूँ, मतलब कोंडा और मैं एक लेवल पे ही है, एक साथ काम करेंगे। अब पुष्पा अपना आइडिया पे काम करता है। पुष्पा दूध की टंकी में लाल चंदन छुपाकर जाता है और जैसे ही वो चेक पोस्ट पहुंचता है तो गोविंद ट्रक को रुकवाकर चेक करवाता है, पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता है और पुष्पा आराम से ट्रक लेकर निकल जाता है। और ऐसे ही अलग अलग तरीकों से लाल चंदन लेकर वो आराम से चेक पोस्ट पार कर लेते हैं। अब पुष्पा एक लड़की को देखता है, उसका नाम श्रीवल्ली होता है। वो पुष्पा को पसंद आ जाती है और श्रीवल्ली कहीं भी जाती हो पुष्पा उसका पीछा करता है। पुष्पा श्रीवल्ली को रोज देखता था और केशव से पूछता था कि वो भी मुझे देख रही है क्या, और केशव मना कर देता था कि वो नहीं देख रही है। अब एक दिन गोविंद को पता चल जाता है कि ये दूध की ट्रक में लाल चंदन की लकड़ी का तस्करी कर रहे हैं और गोविंद कोंडा के दोनों आदमियों को पकड़ लेता है। उन दोनों में से एक श्रीवल्ली का पिता होता है और गोविंद उन दोनों से बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करो और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, ये कब कब माल लेकर जाते हैं और उनका गोदाम कहाँ पे है। और वो दोनों डर के मारे मान जाते हैं। अब एक दिन श्रीवल्ली अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जाती है, पर उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं क्योंकि टिकट ब्लैक में मिल रही होती है। तभी वहाँ केशव आता है और पूछता है कि तुम सबको टिकट मिली। तभी एक लड़की बोलती है कहाँ मिली, 15 रुपए की टिकट 100 रुपए में मिल रही है। और केशव बोलता है कितने रुपए कम है, तो लड़की बोलती है 400 रुपए कम है। तो केशव बोलता है मैं 1000 रुपए देता हूँ, पर तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर केशव बोलता है तुम्हारी दोस्त श्रीवल्ली को बोलो कि वो मेरे दोस्त पुष्पा को देखकर प्यार से हंसे। और श्रीवल्ली मना कर देती है, पर अपने दोस्तों की जिद करने पर श्रीवल्ली मान जाती है। अगले दिन केशव पुष्पा से बोलता है कि मैंने पंडित को 1000 रुपए दिए हैं, वो बोल रहा है कि आज श्रीवल्ली तुमको जरूर देखेगी। फिर श्रीवल्ली पुष्पा को देखती है, पुष्पा खुश हो जाता है और श्रीवल्ली के पास जाता है और बोलता है कि तू मुझे पसंद करती है, जब ही आज मुझे देखकर स्माइल करी। तो श्रीवल्ली सब सच बता देती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे हंसने के 1000 रुपए दिए थे, इसलिए मैंने स्माइल करी तुम्हें देखकर। ये सारी बात सुनकर पुष्पा को केशव पे गुस्सा आता है और बोलता है कि तूने मेरी इज्जत डुबा दी। अब जब वो 1000 रुपए में स्माइल दे सकती है तो उसको बोल 5000 रुपए में किस करे। इज्जत का सवाल है मेरे, करैक्टर सही था, तूने ही खराब किया है, अब बोल कि 5000 रुपए में किस करे मुझे। अब दिखाते हैं गोविंद बोलता है हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, तकरीबन 200 करोड़ का माल चेन्नई जाना है, पर अभी तक यहीं पड़ा है। मंगल सीनू बार बार अपना अड्डा बदल रहा है, इस बार कोंडा रेड्डी के गोदाम में माल छुपाएगा। ये सारी खबर वो दोनों ने ही दी थी जिनको गोविंद ने पकड़ा था। गोविंद बोलता है कि माल पहुंचते ही मुझे खबर कर देना, तुम दोनों को 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब मंगल सीनू को दिखाते हैं जो लाल चंदन सिंडिकेट का बॉस है, क्योंकि लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत हैं, पर इन सारे माल को 15 चेक पोस्ट से होकर ले जाना और उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सीनू करता है। अब कोंडा रेड्डी मंगल सीनू से पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ, तो सीनू बोलता है कि उसका कुछ माल है जो वो यहाँ छुपाने के लिए आया है कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसके साथी गौ रेड्डी ने उसको धोखा दिया था और सीनू ने उसको जान से मार दिया था, इसलिए वो कोंडा के पास आता है। कोंडा बताता है कि इन सब के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आदमी है, पुष्पा। तभी पुष्पा आता है। सीनू सिगरेट पीने वाला होता है पर उसकी माचिस खत्म हो जाती है। फिर पुष्पा बीड़ी जलाता हुआ आता है और उसी माचिस से सीनू की सिगरेट जला देता है। ये सब सीनू देखता रह जाता है। अब अपना सारा माल देखकर सीनू जा रहा होता है। तभी कोंडा रेड्डी बोलता है गौ रेड्डी को जान से मार दो जल्दी, पर जब ही सीनू की वाइफ बोलती है कि हर वक्त आसमान की तरफ मत देखो, कभी कभार जमीन पे भी देखना चाहिए। फिर दिखाते हैं सीनू ने गौ रेड्डी को जिंदा जमीन में दफना दिया होता है, जिसको बाद में कोंडा रेड्डी गोली मार देता है। अब अगले दिन पुष्पा श्रीवल्ली का गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है। तभी श्रीवल्ली अपने दोस्तों के साथ आती है, पर श्रीवल्ली का मन नहीं होता है और वो मना कर रही होती है, पर दोस्तों के बोलने पर वो गाड़ी में चली जाती है और गाड़ी में पुष्पा पहले से बैठा होता है।
अब पुष्पा श्रीवल्ली के लिप पे किस करने जा रहा होता है तो श्रीवल्ली डरी होती है और बोलती है कि मैं गाल पे किस करूंगी। तो पुष्पा बोलता है कि 5,000 रुपये में गाल पे किस नहीं चलेगी। अब श्रीवल्ली मना करती है तो पुष्पा केशव को आवाज लगा रहा होता है, पर तभी श्रीवल्ली मान जाती है, पर वो रोने लगती और बोलते हैं कि मैं लिप पे पहली किस अपने हस्बैंड को करूंगी, और रोते रोते गाड़ी से निकल जाती है। फिर श्रीवल्ली की दोस्त हंगामा करती हैं और श्रीवल्ली वहां से चली जाती है। अब पुष्पा बोलता है कि मैं अपने 5,000 वसूलने के लिए इससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अब पुष्पा कोंडा रेड्डी के गोदाम में आता है और बोलता है अभी तक सारा माल ऐसे ही पड़ा है, रात तक सारा माल चेक पोस्ट के उस पर होना चाहिए था। तभी एक आदमी बोलता है कि जोली भाई रात भर पार्टी कर रहे थे और कोई दिक्कत हो रही थी। अब पुष्पा गोदाम में जाता है पर वो लॉक होता है और जोली के आदमी बोलते हैं कि इसको खोलना नहीं है, जोली भाई ने मना किया है। पर पुष्पा लॉक को तोड़ देता है और गोदाम के अंदर एक लड़की होती है जिसको पुष्पा के एक आदमी से घर पहुंचाने को बोलता है। फिर तभी जोली आता है और पुष्पा को मजदूर बोलता है और पुष्पा बोलता है मजदूर किसको बोला, मैं 4% का पार्टनर हूँ। जोली पुष्पा को मारने लगता है। फिर तभी पुष्पा पे कोंडा रेड्डी का फोन आता है और कोंडा रेड्डी बोलता है कि पुलिस को उनको गोदाम के बारे में पता चल गया है, जल्दी से सारा माल यहाँ से हटा दो। तो पुष्पा बोलता है कि सारी रात जोली यहाँ पार्टी करता रहा और उसमें माल नहीं जाने दिया। फिर कोंडा रेड्डी बोलता है कि 200 करोड़ का माल है पुष्पा, अगर पकड़ा गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर पुष्पा बोलता है कि कोंडा भाई तुमने मुझ पर भरोसा किया है ना, तो मैं एक भी माल पकड़ने नहीं दूंगा, और अगर माल पकड़ा गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब पुष्पा कुछ पैसे केशव को देता है और केशव से बोलता है ये पैसे जाके डैम के इंजीनियर को दे और बोल डैम बंद कर दे। फिर पुष्पा सारे माल को नदी में फेंक देता है। ये सब देखकर जोली अपने भाई कोंडा रेड्डी को फोन करता है और बोलता है कि पुष्पा पागल हो गया है, सारे माल को नदी में फेंक रहा है। तो कोंडा रेड्डी बोलता है कि अगर पुलिस को माल मिल जाता है तो हम सारा इल्जाम पुष्पा पर लगा देंगे और तू वहां से जल्दी निकल जा। अब केशव डैम पहुंचता है और डैम बंद करवा देता है और सारा माल बच जाता है। उधर गोदाम में पुलिस पहुंच जाती है और उनको गोदाम में कुछ नहीं मिलता है। अब गोविंद बोलता है कि माल मिला। तभी पुष्पा बोलता है कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, और अगर पुष्पा मिला तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को एक साथ पकड़ने की तमन्ना कभी पूरी नहीं होने वाली। फिर गोविंद बोलता है कि तुझे पता है तू क्या कर रहा है, आज तू जीत गया है पर एक दिन तू भी हारेगा, और ये बोलकर गोविंद चला जाता है। अब एक पार्टी हो रही होती है जहाँ पे सीनू के दो आदमी बात कर रहे होते हैं कि सीनू 1 टन के 2 करोड़ लेता है, पर कोंडा के साथ सब लोगों को 25 लाख देता है। ये सारी बात पुष्पा सुन लेता है और सारी बात जाके कोंडा रेड्डी को बता देता है और बोलता है कि हमको अपना रेट बढ़ाना चाहिए। इस पे कोंडा रेड्डी पुष्पा से बोलता है कि तू बात कर, अगर सीनू मान जाएगा तो तुझे 50% तेरा। पर पुष्पा मना कर देता है और बोलता है कि आप ही बात कर लो, क्योंकि कोंडा जानता था कि सीनू नहीं मानेगा। उधर दूसरी तरफ केशव श्रीवल्ली के पिता से बोलता है, देखा अपना पुष्पा भाई कितना बड़ा आदमी हो गया है और तेरी बेटी श्रीवल्ली से प्यार करता है। श्रीवल्ली के पिता बोलते हैं मुझे उसके खानदान के बारे में भी नहीं पता और मैं कैसे रिश्ता कर दूं। तो केशव पुष्पा के पिता का नाम बोलता है जो एक बहुत बड़े आदमी थे और श्रीवल्ली के पिता मान जाते हैं। फिर पुष्पा अपनी माँ के साथ श्रीवल्ली के घर जाता है रिश्ता लेकर। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी वहाँ पुष्पा का सौतेला भाई मोहन आता है और बोलता है कि इसने तुम सबसे झूठ बोला है कि ये हमारे खानदान का है। और मोहन बोलता है ये मेरा भाई नहीं है, इसका कोई खानदान नहीं है। उधर पुष्पा को गुस्सा आ रहा होता है और वो मोहन को मारना चाह रहा होता है, पर पुष्पा की माँ ने उसे रोक रखा होता है। आगे मोहन बोलता है कि चलो मान लिया मेरे पिता का इसकी माँ से चक्कर था, पर ये क्या गारंटी है कि पुष्पा मेरे पिता का बेटा है, ये किसी और का पाप नहीं है। अब पुष्पा अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो मोहन को मारने के लिए जाता है और पुष्पा की माँ उसको रोकती है, जिस चक्कर में पुष्पा की माँ को चोट लग जाती है। पुष्पा अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेकर जाता है और फिर कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है और जहाँ दिखाते हैं कि जब पुष्पा के पिता की डेथ होती है तो उसका सौतेला भाई मोहन इनको उनका आखिरी दर्शन भी नहीं करने देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और पुष्पा की माँ रोते हुए बोलती है कि मैं तेरे पिता से बहुत प्यार करती थी, अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से तुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी तो मैं जब ही जहर खा लेती जब तू मेरे पेट में था। पुष्पा अपनी माँ को चुप करवाता और बाहर आ जाता है। बाहर आकर पुष्पा केशव को बताता है जब मेरे पिता मरे थे तो मोहन ने हमको पूरे गाँव के सामने जलील किया था, पिता की सारी निशानियां छीन ली थी। मेरे पास एक गोल्ड का लॉकेट था जिसमें उनकी तस्वीर थी, वो भी मोहन ने मुझसे छीन ली थी। अब पुष्पा बोलता है कि आज के बाद किसी ने मुझसे कुछ छीना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो 10 रुपए हो या 10 करोड़, मैं सबसे वसूल करूंगा। जो मेरा हक है वो लेकर आऊंगा, किसी को मेरे हक नहीं लेने दूंगा, किसी के आगे नहीं झुकूंगा। अब पुष्पा मंगल सीनू के घर जाता है जहाँ पे सीनू का साला किसी को मार रहा होता है।
तभी सीनू पे एमएलए की कॉल आती है। एमएलए बोलता है जिसके भाई को तुमने पकड़ रखा है उसको छोड़ दो, पर सीनू बोलता है 5 मिनट पहले आप कॉल करते तो मैं उसको छोड़ देता, पर अब मैंने उसको मार दिया है और मरे हुए को कैसा जिंदा कर सकता हूँ। पर असल में सीनू ने उस आदमी को नहीं मारा होता है, सीनू एमएलए से झूठ बोल रहा होता है। अब सीनू उस आदमी को मरवा देता है और पुष्पा से बोलता है, देखा पुष्पा, 1 टन के 50 लाख मांग रहा था, तुम्हारा काम आसान है, बस 2 चेक पोस्ट पार करना होता है जिससे माल मेरे पास पहुंच जाता है, पर मुझे 15 चेक पोस्ट पार करवा कर माल को चेन्नई लेकर जाना होता है। कितना मुश्किल काम है ये। इस पे पुष्पा बोलता है, सही बोला सीनू भाई, मुझे भी 15 चेक पोस्ट पार करने में बहुत दिक्कत हुई थी और मैंने भी माल को चेन्नई पहुंचा दिया है। सीनू हैरान होता है और बोलता है कि क्या तूने माल को चेन्नई पहुंचा दिया बिना मुझसे पूछे? तो पुष्पा बोलता है कि सीनू भाई, तुम 1 टन के 25 लाख देते हो, इसलिए अगर तुम 1 टन का 1 करोड़ दोगे तो मैं तुमको माल देता हूँ। सीनू बोलता है, अगर नहीं दिया तो? तभी सीनू का साला बोलता है, तू किससे बात कर रहा है, जानता है ये भी 25 के 50 करने आया था और ये मारा गया, समझा? फिर पुष्पा बोलता है, मैं भी यहाँ 25 के 50 करने आया था, पर यहाँ देखा कितना रिस्क है तो माइंड चेंज हो गया, इसलिए 1 करोड़ बोला। अगर तुम दे सकते हो तो बोलो, नहीं तो मैं सीधा मुर्गन के पास चेन्नई जाके माल बेचूंगा। और ये बोलकर पुष्पा चला जाता है। अब सीनू को साला बोलता है कि इसको मारना पड़ेगा। सीनू बोलता है, जब वो यहाँ था तब मारा क्यों नहीं? साला बोलता है, वो एक आदमी की बॉडी देखकर भी नहीं डरा, मैं तो हिल गया था अंदर से। और सीनू बोलता है, जितना बोल्ट का शौक तुझे लगा है उससे ज्यादा बोल्ट का शौक मुझे लगा है। जब भी पुष्पा फिर से आता है और सीनू का फोन लेता है और मुर्गन से बात करता है और बोलता है कि मैं माल चेन्नई भिजवा दिया है, मैं कल आके बात करता हूँ, अब मुझे सीनू के साथ काम नहीं करना है। तभी सीनू का आदमी पुष्पा पे हमला करता है और पुष्पा सबकी पिटाई कर देता है और बोलता है कि पुष्पा मतलब फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूँ मैं। अब पुष्पा चेन्नई पहुंच जाता है और मुर्गन से बात करने के लिए, पर मुर्गन के आदमी बोलते हैं कि वो अभी बिजी है, बाद में आना। फिर पुष्पा एक सैंपल देकर बोलता है कि मुर्गन भाई को ये दिखा दे जाके। फिर जब मुर्गन सैंपल देखता है तो वो भागकर पुष्पा के पास आता है, क्योंकि जो सैंपल पुष्पा लेकर आया था वो प्योर लाल चंदन था, जिसको देखकर मुर्गन खुद पुष्पा से मिलने बाहर आता है। पुष्पा आगे मुर्गन से बोलता है कि वो 10 टन लेकर आया है और मुर्गन बोलता है कि मैं मंगल सीनू से बात करता हूँ। तो पुष्पा कहता है कि वो सीधा तुझसे बिजनेस करने आया है, मैं कोंडा रेड्डी का पार्टनर हूँ, कोंडा रेड्डी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है। और जब कि पुष्पा कोंडा रेड्डी के बिना बताए मुर्गन से मिलने चेन्नई आ गया था और मुर्गन से झूठ बोल रहा होता है। फिर मुर्गन बोलता है कि मैं कोंडा रेड्डी से बात करता हूँ, पर पहले पुष्पा बात करता है और सब सच बता देता है कि वो चेन्नई मुर्गन से मिलने आया है। पहले तो कोंडा रेड्डी गुस्सा करता है, पर जब उसको पता चलता है कि मुर्गन 1 टन के 1.5 करोड़ दे रहा है तो कोंडा सारा गुस्सा भूल जाता है और पुष्पा से बोलता है कि डील फिक्स कर दे। पुष्पा बोलता है कि अपने बोला था कि अगर डील हो जाएगी तो 50% आपका होगा, 50% मेरा होगा। वहीं दूसरी तरफ जॉली को पता चल जाता है कि वो 2 आदमी कौन थे जो पुलिस के खबर देते थे, और जॉली रेड्डी एक आदमी को जान से मार देता है, जबकि श्रीवल्ली के पिता को नहीं मारता है और श्रीवल्ली से बोलता है कि रात को तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पिता को छोड़ दूंगा। अब सारी बात श्रीवल्ली पुष्पा को बता देती है, पर पहले पुष्पा गुस्सा करता है और जाने को बोल देता है। पर जब श्रीवल्ली पुष्पा को सच बताते हैं कि वो भी उससे प्यार करती है, तब पुष्पा श्रीवल्ली के साथ जॉली रेड्डी के पास जाता है और जॉली रेड्डी की बहुत पिटाई करता है और बोलता है कि श्रीवल्ली मेरी है और जा अपने भाई कोंडा रेड्डी से बोल दियो कि मैंने तुझे मारा है। पर जॉली रेड्डी बोलता है कि ये तेरी और मेरी लड़ाई है, मैं ही तुझे मारूंगा। फिर पुष्पा श्रीवल्ली अपने पिता को लेकर वहां से चले जाते हैं। उधर कोंडा रेड्डी को भी पता चलता है कि जॉली रेड्डी को किसी ने बहुत मारा है, पर जॉली रेड्डी भी उसका नाम नहीं बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ केशव पुष्पा से बोलता है कि कहीं जॉली रेड्डी बता न दे कि कोंडा रेड्डी को कि तुमने उसको मारा है। और जब ही वहां कोंडा रेड्डी आ जाता है, पुष्पा से बोलता है कि कल तिरुपति जाना है पेमेंट लेने के लिए। इधर केशव को शक होता है कि कोंडा रेड्डी को सब पता चल गया है और उसने इन दोनों की बात सुन ली है। अगले दिन पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ पेमेंट लेने जाता है। उधर केशव को पता चल जाता है कि कोंडा रेड्डी ने सारी बात सुन ली थी और केशव जब भी पुष्पा के पेजर पे एक मैसेज करवाता है डेंजर नाम से और पुष्पा मैसेज पढ़ लेता है। फिर कोंडा रेड्डी के आदमी पुष्पा पे हमला कर देते हैं। जैसे ही कोंडा रेड्डी पुष्पा को मारने वाला होता है, जब ही मंगल सीनू का साला कोंडा रेड्डी को जान से मार देता है और कोंडा रेड्डी के आदमियों पे हमला कर देता है। अब मंगल सीनू के आदमी पुष्पा को जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर पुष्पा सबकी पिटाई कर देता है।
अब जैसे ही पुष्पा मंगल सीनू के साले को जान से मारने वाला होता है, जब ही मंगल सीनू की कॉल आती है और मंगल सीनू पुष्पा से बोलता है कि मेरे साले को छोड़ दे। पर पुष्पा बोलता है कि तुमने 5 मिनट पहले कॉल की होती तो मैं उसको छोड़ देता, पर अब मैंने उसको जान से मार दिया है। पर पुष्पा मंगल सीनू से झूठ बोल रहा था और ऑन कॉल पे ही पुष्पा मंगल सीनू के साले को जान से मार देता है। अब अगले दिन कोंडा रेड्डी के अंतिम दर्शन करने सब लोग आते हैं। एमएलए भी आता है। उसने मंगल सीनू को भी बुलाया होता है। मंगल सीनू बोलता है कि पुष्पा ने मेरे साले को जान से मार दिया, पर पुष्पा बोलता है कि मैंने तेरे साले को नहीं मारा, मैंने उसको मारा है जो जक्का रेड्डी को जान से मारने वाला था। फिर यहाँ पुष्पा सबको सच बता देता है कि मंगल सीनू 1 टन लाल चंदन के जो 25 लाख देता था उसको असल में 2 करोड़ रुपए मिलते थे और उसने ये बात सबसे छुपाई है। फिर पुष्पा एक प्लान एमएलए को बताता है, जिससे सुनकर एमएलए और बाकी सब लोग पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देते हैं और अब से लाल चंदन की सारी डीलिंग मुर्गन से पुष्पा करेगा। उधर मंगल सीनू अपने साले की डेड बॉडी लेकर चले जाता है। अब पुष्पा सिंडिकेट का हेड बनने के बाद सब लोगों को मारा माल कर देता है और लोग पार्टी मना रहे होते हैं। उसी रात मंगल सीनू की वाइफ मंगल सीनू पे हमला कर देती है और बोलते हैं कि मैं पुष्पा से अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगी। उधर डीएसपी गोविंद ने भी अपनी पुलिस की जॉब छोड़ दी होती है और पुष्पा शिवल्ली से शादी करने वाला होता है। अब डीएसपी गोविंद की जगह एक नया पुलिस वाला आया होता है। उसका नाम होता है भंवर सिंह। अब भंवर सिंह तस्करी करने वाले 12 लोगों को पकड़ लेता है, जिसमें से 2 लोगों को जान से मार देता है और मीडिया से झूठ बोलता है कि 2 लोग भाग गए। पुष्पा अपनी शादी का कार्ड और 1 करोड़ लेकर नए पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है। फिर पुष्पा उस पुलिस ऑफिसर का नाम पढ़कर थोड़ा हंसता है, पर यह बात भंवर सिंह को पसंद नहीं आती है। फिर पुष्पा टेबल पर अपनी शादी का कार्ड और पैसे रख देता है और बोलता है कि आपको अब हर महीने 1 करोड़ मिलते रहेंगे। पर भंवर सिंह शादी का कार्ड को फेंक देता है और सारे पैसे निकाल कर टेबल पर रख देता है और फिर पैसे गिनने स्टार्ट कर देता है और गिनने के बाद बोलता है कुछ कम है, जिस पर केशव बोलता है हम तो पूरे लेकर आए थे। फिर केशव अपने साथियों के साथ मिलकर पैसे गिनता है जो पूरे निकलते हैं। इधर भंवर सिंह अपने एक आदमी से बोलता है नाम और गुमनाम में फर्क पता है, इसकी कमीज भी वाइट है और मेरी भी, पर इसकी कमीज पे लेबल नहीं लगा है और मेरी कमीज पे लगा है। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड पता है ना क्या होता है? सर नेम, फादर नेम। जैसे पैदा करने वाले का नाम फादर नेम होता है, वैसे ही बनाने वाले का नाम ब्रांड नेम होता है। भंवर सिंह सीधा पुष्पा के फादर को लेकर बोल रहा होता है, क्योंकि भंवर सिंह को पता होता है इसका कोई फादर नहीं है। अब केशव बोलता है सर पैसे तो पूरे हैं, पर भंवर सिंह बोलता है कुछ कम है, जिस पे केशव बोलता है आप हमको बता दो कितना काम है, हम दे देंगे। जब भी भंवर सिंह एक पुलिस वाले से बोलता है कि पुष्पा को हथकड़ी लगा दे और आगे बोलता है अगर मैं इसको रिश्वत देने के लिए जेल में बंद कर दूं तो कितने साल की जेल होगी, तो वो पुलिस वाला बोलता है 3 साल की। तो भंवर सिंह बोलता है फिर इसकी शादी कैसे होगी और बच्चे कैसे होंगे। अब पुष्पा को सारी बात सुन के गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेता है, जिसको देखकर भंवर सिंह बोलता है मुट्ठी खोल, यहाँ सिर्फ एक आदमी मुट्ठी बना सकता है और वो मैं हूँ। ऐसा बोलकर पुष्पा की मुट्ठी पर पिस्तौल लगा देता है और बोलता है कि मुट्ठी खोल नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। उधर भंवर सिंह केशव से बोलता है कि कमी मिली पैसों में, अगर नहीं तो फिर से गिन। जैसे ही वो गिनती करने जा रहा होता है, जब ही पुष्पा बोलता है रुक जाओ, पुष्पा की गिनती में कभी गलती नहीं हो सकती है। पुष्पा फिर भंवर सिंह से बोलता है कि मुझे बोलो कितना चाहिए तेरे को, और भंवर सिंह बोलता है क्या बोला। पुष्पा फिर से बोलता है कि कितना कम है सर, और जैसे ही पुष्पा सर बोलता है तभी भंवर सिंह बोलता है कि बस यही कमी थी बस इज्जत की, तेरे को शादी में आना होगा नहीं सर, कृपा करके आप शादी में जरूर आना। और फिर भंवर सिंह केशव से बोलता है पैसों में कितना हिस्सा मैं रखूंगा और कितना तुम, ये मैं बताऊंगा। और जैसे ही पुष्पा जा रहा होता है तभी भंवर सिंह एक नोट का बंडल पुष्पा को देता है और बोलता है कि ब्रांड वाले कपड़े खरीद लियो। उस दिन के बाद भंवर सिंह जो कुछ बोलता पुष्पा सब कुछ मान लेता और कुछ भी नहीं बोलता। अब शादी वाले दिन आता है और पंडित जी बोलते हैं कि दूल्हे को बुलाकर लाओ। केशव जैसे ही पुष्पा के रूम में जाता है, पुष्पा वहां नहीं होता है, वो तो भंवर सिंह के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी भंवर सिंह पुष्पा से बोलता है कि आज तो तेरी शादी है ना, और तू मेरे साथ यहाँ पार्टी क्यों कर रहा है। पुष्पा बोलता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो मेरी शादी कौन सी कैंसिल हो जाएगी, पर आज मुझे भंवर सिंह सर ने अपना कीमती टाइम दिया है और ऐसे दिन फिर कभी आएगा। पुष्पा बोलता है कि सर मुझे शादी की बात पे कुछ याद आया कि आप बोल रहे थे कि आप मेरी शादी के दिन बताओगे कि मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। आपने ऐसा क्यों बोला? मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था, आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेकर आ गए थे।
भंवर सिंह बोलता है, अरे छोड़ना, पुरानी बात है, मूड खराब मत कर, जो हो गया उसको भूल जा। फिर पुष्पा बोलता है, बीवी की बात को भूल जाता हूँ, पर मेरी माँ को जो बोला था वो कैसे भूल जाऊँ सर। और भंवर सिंह बोलता है कि पर मैंने तेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बोला। पुष्पा बोलता है, आपको मालूम था ना मेरे पास फादर नेम नहीं है, उसके बाद भी आप मेरी बेइज्जती करते रहे, बोलते रहे। मुझे कितना बुरा लगा पता है आपको, कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है तो मेरे खून खोने लगता है। अब पुष्पा भंवर सिंह से बोलता है कि आपकी गन में एक गोली ज्यादा है। तो भंवर सिंह बोलता है, क्या बोल रहा है, मेरे गन में कौन सी गोली ज्यादा है। फिर पुष्पा गोली काउंट करता है, 6 गोलियां निकलती है। भंवर सिंह बोलता है, ये सर्विस गन है, इसमें 6 गोलियां होती है। पुष्पा बोलता है, आपने मुझे उस दिन कड़वी बात बोली, मैंने मुट्ठी बनाई और आपने गन लगा दी, जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वही गोली इसमें ज्यादा है। फिर एकदम से पुष्पा अपनी मुट्ठी में गोली चला देता है और पुष्पा के हाथ से खून निकलता है। अब भंवर सिंह से बोलता है कि आपको पता है ये क्या है सर, ये मेरे बाप का वो खून है जो मेरे रगों में चल रहा है, ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई भी मुझसे नहीं छीन सकते हैं, ये मेरे बाप से मुझे विरासत में मिली है, इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है, ये खून ही मेरा ब्रांड है। ऐसा बोलकर पुष्पा अपने खून के हाथ का पंजा अपनी कमीज के पीछे बना देता है। अब पुष्पा भंवर सिंह को उल्टा सीधा बोलता है कि तुझे क्या लगा मेरे ऐसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा, ये ब्रांड मैंने खुद अपने दम पे बनाया है। आपने मुझे बहुत कुछ बोला और मैं चुपचाप सब सुनता रहा। पता है क्यों, मेरी माँ को कभी खुशी का पल नहीं मिली, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को खुशी मिलने वाली है, इसलिए मैं उस दिन कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज मैं झुकूंगा नहीं। अब पुष्पा भंवर सिंह से बोलता है कि कपड़े उतार। भंवर सिंह बोलता है, ये अच्छा नहीं कर रहा है तू। अब पुष्पा भी अपने कपड़े उतार देता है। पुष्पा बोलता है, अब समझ आया कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है। आप भंवर सिंह सर हो या पुष्पा भाई हो, लेकिन हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कपड़े हो या ना हो, लोग फिर भी मुझे पुष्पा भाई बोलेंगे, पर तू ऐसी हालत में चला गया तो एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। और हाँ, एक बात दिमाग में डाल ले, जो मल जाना होगा जाएगा, पैसा आना होगा आएगा, पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। ऐसा बोलकर पुष्पा वहां से चला जाता है। अब पुष्पा सीधा शादी वाली जगह पहुंचता है और श्रीवल्ली को मंगलसूत्र पहनाता है। श्रीवल्ली बोलती है, क्या हुआ। तो पुष्पा बोलता है, किसी ने पुष्पा को फ्लावर समझ लिया था, उसको बता दिया कि मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ। श्रीवल्ली बोलती है, बात आगे तो नहीं बढ़ी। तो पुष्पा बोलता है, नहीं, हद से आगे बढ़ गई है। वहीं भंवर सिंह अपने घर पहुंचता है तो उसी का कुत्ता उस पर भौंक रहा होता है। भंवर सिंह गुस्से में उस कुत्ते को मार देता है और फिर पुष्पा के दिए हुए सारे पैसों को जला देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी पुष्पा दी राइज की, और अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, पुष्पा दी रूल। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।